हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, थंबनेल की हेडिंग है YC4 साइकिल। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूँ कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ऑटोट्रॉप्स अपने अंदर फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को डिवाइड किया गया लाइट और डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे C3 साइकिल बोला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ मैं कि C3 साइकिल ही वो साइकिल है जिस साइकिल की मदद से प्लांट जो है वो अपने लिए फूड यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। तो दुनिया का कोई भी प्लांट हो वो अपने अंदर C3 साइकिल चला के ही ग्लूकोज बना सकता है। तो रीज़न क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कुछ प्लांट्स को C4 साइकिल की क्या ज़रूरत पड़ी या क्या कारण था कि कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर C4 साइकिल को भी इवॉल्व किया। आज उसका रीज़न जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं या इस बात को रिवाइज करते हैं कि C3 साइकिल में जो एंजाइम काम कर रहा था उस एंजाइम का नाम था रूबिस्को। इस एंजाइम का पूरा नाम होता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो इनके सर नेम है। सी का मतलब है यहां पर कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, और ओ का मतलब है ऑक्सीजनेज। अब यहां इन दोनों नाम से ये पता चलता है कि रूबिस्को की डुअल एक्टिविटी होती है, यानी डबल रोल होता है। रूबिस्को दो काम कर सकता है। उसमें से पहला काम है कार्बोक्सिलेज, यानी ये क्या कर रहा है, फिक्सेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, यानी एनवायरनमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आई ये उन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो जब ये CO2 को फिक्स करेगा तो यहां क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो आगे चलकर बना देंगे ग्लूकोज। किसकी हेल्प से, C3 साइकिल की हेल्प से। ठीक है, बट जो दूसरी एक्टिविटी, दूसरा रोल होता है ग्लूकोज का, रूबिस्को का, वो होता है ऑक्सीजनेज, यानी ये किसे फिक्स कर रहा है, ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है। ऑक्सीजन को फिक्स करते टाइम पर ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो ऐसे में RUBP पर ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो RUBP वो 5 कार्बन का कंपाउंड है जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाती है, जो बीच में से टूटकर 3 कार्बन के 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को में टूट जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फिक्स हो रहा है, यानी RUBP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड था उस पे ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होगा तो 5 कार्बन का कंपाउंड टूटेगा तो एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जो कि होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि वापस चला जाएगा कहां पर, C3 साइकिल में। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड होगा वो होगा 2 कार्बन का। 2 कार्बन के कंपाउंड को बोला जाता है 2 फॉस्फो ग्लाइकोलेट। अब ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन के इस कंपाउंड को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है क्योंकि रूबिस्को डुअल एक्टिविटी करता है, तो डुअल एक्टिविटी यानी कार्बोक्सिलेज भी होगा और ऑक्सीजनेज भी होगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कब ये कार्बोक्सिलेज वाला काम करेगा और कब ये ऑक्सीजनेज वाला काम करेगा। तो ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गैस। जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस गैस को ये पहले फिक्स करेगा। हालांकि इसकी एफिनिटी कार्बोक्सिलेज या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है, यानी ये ज्यादा CO2 को फिक्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो ये इसके साथ भेदभाव ना करके ऑक्सीजन को भी फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। तो रूबिस्को
कौन से गैस की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अधिक है उसके आधार पर यह फैसला लेगा कि उसे कौन से गैस को फिक्स करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है तो वो ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक कब होगी? जब स्टोमेटा खुले हुए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते जा रही है, क्योंकि उसी टाइम पर ऑक्सीजन भी बन रहा है और स्टोमेटा खुले हुए हैं तो ऑक्सीजन स्टोमेटा से वापस बाहर निकलते जाएंगे। तो एक प्लांट के पास में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवेलेबल होगा जबकि वो ऑक्सीजन को बाहर भेज रहा है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम रहेगी। तो ऐसे टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर C3 साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलेज को फिक्स कर रहा है। बट कौन सा ऐसा टाइम या कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब प्लांट को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है? ऑक्सीजन बनता कहाँ है? लाइट रिएक्शन में बनता है। कैसे बनता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर के टूटने से बनता है। अगर लाइट गिरेगी तो स्प्लिटिंग होगी। तो जब लाइट होगी तभी ऑक्सीजन बन रहा होगा प्लांट के अंदर, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होने वाला है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा लाइट है, दिन का वो समय जिस समय पर लाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो उस टाइम पर स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। प्लांट की मजबूरी हो जाती है कि ज़्यादा लाइट की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है, जल जो है वो वाष्पोत्सर्जित होकर ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट से बाहर निकल जाएगा। इसलिए प्लांट की मजबूरी होती है कि वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है। यानी दोपहर के टाइम पर जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पर प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा। अगर स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना बंद हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घटने लगेगा। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो ऑक्सीजन बनते जाएगी और अंदर ही इकट्ठे होते चले जाएगी। यानी ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो दोपहर के टाइम पर बढ़ जाएगा प्लांट के अंदर। और इसके अलावा अगर किसी प्लांट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, जैसे बहुत घना जंगल है, तो जो जंगल के बड़े पेड़ होते हैं वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनके नीचे ग्रो होने वाले जो छोटे पेड़ होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती नहीं है। दूसरा, जो बड़े पेड़ है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, जिससे छोटे पेड़ों के आसपास ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में वो छोटे पेड़ जो होंगे उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनके आसपास जो है वो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। तो ये दो ऐसी कंडीशन होगी जब प्लांट के पास में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत क्या है? ऑक्सीजन तो फायदेमंद है, ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन किया जा सकता है और एनर्जी बनाई जा सकती है। यहाँ दिक्कत क्या है? तो हम समझते हैं कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन बीइंग हाईली रिएक्टिव, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाटर के साथ में क्या कर लेती है? ये रिएक्शन कर लेगी और बना देगी H2O2। और H2O2 जो है वो बनेगा, तो ये H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, यानी टॉक्सिक होगा, पॉइजनस। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसे तोड़ा नहीं गया या इसे कहीं ले जाकर न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो ऐसे में ये प्लांट को मारना स्टार्ट कर देगा, सेल को किल करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो वापस स्टार्टिंग से सोचते हैं, रुबिस्को की डबल एक्टिविटी, एक CO2 को फिक्स करना, एक ऑक्सीजन को फिक्स करना। किसे फिक्स करेगा? ये निर्भर करेगा किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर CO2 ज़्यादा है तो CO2 को फिक्स करेगा। अधिकतर कंडीशन में यही होता है कि CO2 ज़्यादा रहता है, लेकिन
कुछ ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थितियां बनती है कि ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे एकदम दोपहर का टाइम हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लांट ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकना चाहता है, ऐसे में वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो सारी ऑक्सीजन जो लाइट रिएक्शन में बन रही है वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लांट के बढ़ जाएगी। और ऐसे टाइम पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रूबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगी, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए प्लांट को अपने अंदर एक और सिस्टम चलाना पड़ता है, जिस सिस्टम को बोला जाता है फोटो रेस्पायरेशन। अब ये प्रोसेस जो है वो 3 ऑर्गेनेल्स में हो रहा है। सबसे पहला ऑर्गेनेल जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसमें RuBp जो कि कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। इसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा। किसने जोड़ा इस ऑक्सीजन को? रूबिस्को ने। क्यों जोड़ा इस ऑक्सीजन को? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसलिए इसने रूबिस्को ने इस पे जोड़ दिया। जब इसको जोड़ा तो यहां पर 2 प्रोडक्ट्स बने। एक प्रोडक्ट जो था वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहां चला गया? C3 साइकिल में, जो आगे जाकर क्या बना देगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो दूसरा कंपाउंड बन रहा है वो दूसरा कंपाउंड है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो यहां पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से होता हुआ यहां से बाहर निकलेगा और बाहर निकल कर पहुंच जाएगा अगले ऑर्गेनेल में, जिसका नाम है परऑक्सीसोम। तो ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लाइऑक्सलेट। 2-फॉस्फोग्लाइऑक्सलेट में, और 2-फॉस्फोग्लाइऑक्सलेट रिएक्ट करता है उस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जो प्लांट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से बन चुका था, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब H2O2 के साथ जुड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, जो कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेल के अंदर एंटर होने वाले। वो नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है वो कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने कार्बन का ग्लाइसिन है? 2 कार्बन का। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4 हो गए। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां पर बनेगा सेरीन। सेरीन भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन कितने कार्बन का है? 3। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने होंगे? 4। इस 4 में से कितने बाहर निकल गए? यहाँ पर 1 बाहर निकल गया, तो एक CO2 बाहर निकल गया, साथ में एक NH2 बाहर निकल गया, और ये सीरीन जो है वो इसे क्रॉस करेगा, वापस आएगा यहाँ पर, सीरीन से बन जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट से बनेगा ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट जो है वो इसे क्रॉस करके यहां पर पहुंच जाएगा। अब ग्लिसरेट जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ग्लिसरेट पर कोई फॉस्फेट नहीं है, लेकिन यहां पर फॉस्फेट है। इसका मतलब यहां फॉस्फेट कहां से लाया जाएगा? ATP से लाया जाएगा, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ADP में।
तो प्लांट ने एक्चुअली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यहाँ पर फिक्स कर दिया, बैलेंस न्यूट्रलाइज कर दिया, बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ये है कि प्लांट ने एक CO2 का लॉस कर दिया और प्लांट ने एक ATP का लॉस कर दिया। इसका मतलब प्लांट अगर फोटो रेस्पायरेशन करेगा तो ऐसे में प्लांट अपने एक CO2 जो आगे चलकर ग्लूकोज बना सकती थी उसका नुकसान कर चुका है, और साथ ही साथ ये एक ATP का नुकसान कर चुका है। और इन दोनों नुकसान से बचने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर इवॉल्व किया एक तीसरा मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म को बोला जाता है C4 साइकिल। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों प्लांट्स ने अपने अंदर C4 साइकिल को डेवलप किया। अब C4 साइकिल को डेवलप करने में उसे क्या क्या चेंजेस लाने पड़े वो अगले किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले, जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से आपको नीट जेई के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 90% तक, 90% तक डिस्काउंट अवेलेबल है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जो है वो पूरी तरह से फ्री रहने वाली है। और ये ऑफर जो है वो 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वैलिड है। इसलिए टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑफर प्लीज डाउनलोड द उत्कर्ष ऐप राइट नाउ। Thank you.